अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। और सामीन, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और उनसे आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। अगर आप भी हमारे इस शो में हिस्सा लेना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1110000105 पर, और हॉट एफ एम 105 के फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए और वहाँ हमें आप लाइव देख भी सकते हैं और अपना पैगाम भी भेज सकते हैं। सामीन, आज हम बात करेंगे अपने इस शो के इस घंटे में हाइपरटेंशन और रमज़ान। और यकीनन सामीन, आप जानते हैं कि ज़ियादतीज़ और हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसे अमराज हैं जो खामोश कातिल भी कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनमें मुब्तला मरीज़ों की अक्सरियत अपने मर्ज़ से लाइल्म रहती है। इन अफराद में बज़ाहिर मर्ज़ की अलामात महसूस नहीं होती और ये वायरस अंदर ही अंदर पनपते रहते हैं और यहाँ तक कि खामोशी से ज़िंदगी तक को निकल जाते हैं। अगर हम एक आलमी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में अगर हम बात करें तो हर 3 में से एक फ़र्द शुगर का मरीज़ है और हर 5 में से एक मरीज़ को हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है वो। सामीन, इसलिए रमज़ान आने वाला है। आपको पता है कि मुसलमानों का ये सबसे वो महीना है जिसमें लोग बहुत पाबंदी से इसको रोज़े भी रखते हैं, लेकिन बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं कि अगर उनको कोई मर्ज़ है तो वो हम रोज़े रख सकते हैं कि नहीं। स्पेशली आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आमिर हमीद खान, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, चीफ हार्ट, लंग एंड वस्कुलर सर्विस लाइन, आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल रमज़ान की तरफ ये भी आएंगे, उसके चीज़ों पे भी बात करेंगे। ब्लड प्रेशर जैसे मैंने कहा कि कातिल, खामोश कातिल है, उसके बारे में कुछ बताइए, आखिर ये क्या चीज़ है? देखिए, ब्लड प्रेशर बेसिकली तो बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है वो जैसे कार में इंजन होता है वो चलता है, जब आपको तेज चलना होता है वो तेज चलता है, जब आप गाड़ी खड़ी हो जाती है हल्का हो जाता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो हार्ट जनरेट करता है, जिससे ब्लड वो सारे जिस्म में फेंक सकता है। अब आप देखिए, अगर हम खड़े होते हैं, हार्ट मिडिल में लगा हुआ है, दिमाग को बहुत खून चाहिए होता है, तो उसके लिए उसको प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर वो प्रॉब्लम है जब आपका जो नॉर्मल वाला ब्लड प्रेशर है, जो बिल्कुल रेस्टिंग पे आपका होता है, वो ऊपर सेट हो जाए। अगर वो ऊपर सेट हो जाएगा तो वो फिर जो आपके एंड ऑर्गन जिन्हें कहते हैं, जिसमें हार्ट है, दिमाग है, किडनी है, लिवर है, वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर साइलेंट इसलिए क्योंकि उसके कोई अलामात नहीं है। वो जिस वक्त कॉम्प्लिकेशन होती है तो पहला जो साइन है वो तब आता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि किस उम्र में ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखा जाता है, मर्द और ख़वातीन दोनों की अगर बात करें, और हम किस तरह अपने आप को अलर्ट रख सकते हैं कि हम खामोश बीमारी को मॉनिटर कर सकें? देखिए, आपने भी नंबर्स दिए, पाकिस्तान के नंबर्स तो और ज़्यादा ख़राब हैं। प्रोफेसर अब्दुल बासित हैं, उनकी स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने बताया तकरीबन 46 to 50% अडल्ट जो पाकिस्तानीज़ हैं उनमें, यानी कि हर कमरे में अगर 100 लोग होंगे तो 50 को ब्लड प्रेशर का मर्ज होगा। पहले हम ये समझते थे कि ये जब उम्र बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर आता है। अब ऐसी बात नहीं है। अब हमारी स्कूल में स्टडीज़ हुई हैं, पाकिस्तान में, मुल्क में, दुनिया में तो, दुनिया भर में तो हुई हैं, जिसमें ये पता चला है कि बच्चे जो मोटापा बढ़ता जा रहा है तो उनमें भी ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी आ रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी जल्दी आ रही है। पुराने वक्तों में हम 18 साल की उम्र में पहली दफ़ा चेक कर रेकमेंड करते थे गाइडलाइंस के मुताबिक कि आप चेक करें, लेकिन अब हम कहते हैं कि स्कूल लेवल के ऊपर जब आप स्कूल में एंटर हो जाते हैं तो स्कूल हेल्थ में आपको स्क्रीन होना चाहिए ब्लड प्रेशर के लिए। अगर आप कंट्रोल्ड हैं, पतले, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट आपकी अच्छी है, तो फिर ज़्यादा वक्फे के बाद चेक किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप रिस्क फैक्टर्स हैं तो फिर एनुअली भी चेक किया जा सकता है। अच्छा, इसका चेक करने का तरीका जो है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। उसमें अब ये नहीं है कि आप चलते फिरते में बाजार में या दफ्तर बैठे किसी के घर में बातें करते हुए ड्राइंग रूम में आपका ब्लड प्रेशर चेक हो जाए, वो उन रीडिंग्स का कोई फायदा नहीं होता। फिर कब तो बेसिकली अगर आप ब्लड प्रेशर आपका घर में चेक होना है तो जो गाइडलाइंस रेकमेंड करती हैं कि खाली पेट होना चाहिए। जो रेकमेंडेड टाइम जनरली हम कहते हैं वो नाश्ते से पहले, बिकॉज आपकी रात का काइंड अक्स होता है, और शाम को जब आपने पूरे दिन का काम कर लिया होता है तो रात के खाने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले 5 मिनट का रेस्ट करना है, कुर्सी पे बैठना है,
टांगे आपकी, पाँव आपकी ज़मीन में हो, टांगे आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और आपके जो बाजू हैं वो रेस्टेड होने चाहिए, और बैक आपकी पीछे कुर्सी से सपोर्ट होनी चाहिए। और ये जो डिजिटल एपरेटस वगैरह होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और उसकी आपने 2 रीडिंग्स लेनी है 2 मिनट के वक्फे से। ठीक है। और अगर हम उसको मॉनिटर करना चाहते हैं तो एक चार्ट भी चार्ट बनाएंगे कम से कम 4 दिन, और अच्छा हो अगर 7 दिन का ले लें तो 28 रीडिंग्स आ जाएंगी। उसकी औसत एवरेज निकालनी होगी आपने, वो एवरेज नंबर है जिसको फिर हम ट्रीट करते हैं। तो ब्लड प्रेशर की तशखीस इतना आसान काम नहीं है कि एक रीडिंग ले ली, बढ़ा हुआ आ गया तो आपने फिर परेशानी शुरू कर दी। बिल्कुल। और बहुत लोग हाइपर भी हो जाते हैं कि हमारा बीपी हाई है, जी। और फिर साथ में एक दवाई जो खा नहीं भी कभी ली होती मुंह में डाल देते हैं कि हमारा बीपी कम। हस्बैंड वाइफ की वाइफ हस्बैंड की अक्सर ले लेते हैं, जो कि सही नहीं। और आपके घर में भी कोई मेहमान है, अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप अपनी दवाई भी उसको खिला देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यकीनन जैसे आपने कहा कि हमारा लाइफस्टाइल ही इन बीमारियों की तरफ लेके जाता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? जैसे आपने कहा ये बड़ी हैरानकुन बात है कि स्कूल लेवल पे भी अब बच्चों को ये बीमारी हो चुकी है, तो क्या एक स्ट्रेस है हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ का, हमारी उसमें क्यों ये बीमारी इतनी बढ़ी है, या खाना पीना सही नहीं है? देखिए, अगर आप किताब खोल के पढ़ेंगे तो इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। एसेंशियल, मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ तो लोगों को पता नहीं होता। एसेंशियल हाइपरटेंशन इसलिए कहा जाता था कि पुराने वक्तों में लोग बिलीव करते थे कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर सेहत के लिए बेहतर होता है, कि ये बढ़ता है हमें सपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए एसेंशियल कहा जाता था। लोगों ने रिसर्च की है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर एक्ट करते हैं, बट मोटापा मेरे ख्याल से मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बल्कि तमाम मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसमें डायबिटीज़ भी आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल का ख़राब हो जाना आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटापे से होती हैं। तो जैसे मैं मिसाल ये देता हूँ, गाड़ी है, उसमें आपने एक बंदा बिठाया हुआ है तो आपका जो उसकी जो इंजन की रेवोल्यूशन पर आरपीएम जिसे कहते हैं वो सुई ऊपर जाएगी 1 तक। उसी गाड़ी में आप उसी स्पीड पे 5 लोग बिठा देंगे तो वही स्पीड मेंटेन करने के लिए जो आपकी सुई है वो 2 पर या 3 पे चली जाएगी। तो ब्लड प्रेशर ये कि जब भी आप रैपिड वेट गेन करते हैं और एक्स्ट्रा वेट गेन बॉडी पे कर रहे होते हैं तो बॉडी अपना ब्लड प्रेशर ऊपर सेट कर लेती है। ये एक सोच है, इसलिए क्योंकि जब आप ब्लड प्रेशर वेट लूज करते हैं तो ब्लड प्रेशर नीचे आता है, नीचे आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ अगर हम दवाई की बात करें, मेडिसिन लेना कितनी इम्पोर्टेंट? जैसे आपने अभी खुद कहा कि अगर हमारा वेट कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। क्या मेडिसिन लेना ज़रूरी है, लाइफ टाइम लेनी ज़रूरी है? इस पे इसका जवाब एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद लेंगे। टाइम चेक भी है। सामीन, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, और आप सुन रहे हैं हेल्थ फॉर एवरीवन। कोई सवाल करना चाहते हैं तो 11100105 पर कॉल भी कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से लाइव बात कर सकते हैं। Stay tuned with us. 10:50 a.m. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर आमिर हमीद खान मौजूद हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज हम एक खामोश कातिल बीमारी के बारे में बात करें, यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में। और यकीनन डॉक्टर साहब ने बताया कि लाइफस्टाइल एक वो वाहिद चीज़ है जिससे आप इस बीमारी को हमेशा से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसका पता नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो जितना अच्छा आपका लाइफस्टाइल होगा उतना आप इस बीमारी से दूर रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम दवाई की बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल जैसे आपने लाइफस्टाइल कहा, ट्रीटमेंट का जो पहला हिस्सा है वो लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल। और उसमें सिर्फ एक बात बता दूं आपको कि मैक्सिमम जो आप दवा देते हैं वो 12 से 15, मैक्सिमम 12 से 13 मिलीमीटर मर्करी गिराती है ब्लड प्रेशर। एक मैक्सिमम दवा का डोज। अगर आप उसके बरक्स 5 से 10 केजी वजन गिरा लेंगे तो 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। अच्छा। तो ये लोग रियलाइज नहीं करते। मैं ये मिसाल अब हमेशा इसलिए देता हूँ ताकि लोगों को ये बात पता चल जाए। अब कुछ लोग कहते हैं मैंने वेट तो लूज किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी रीजन ये है कि जब आप वजन चढ़ा रहे होते हैं, आज जो आप खा रहे हैं वो कल नहीं लगेगा, कुछ
अरसे बाद जाके वेट गेन होगा, तो टाइम लैग है, यानी कि जो आप आज वजन ड्रॉप करते हैं उसका बेनिफिट साल के बाद आएगा, तो यू हैव टू वेट फॉर एनी। एक्चुअली डॉक्टर साहब लोगों को दवाई खाना ज़्यादा आसान लगती है बनस्पत जी जी, एक्सरसाइज वो बिल्कुल सही है, और आई थिंक दवा खाना बहुत ज़रूरी है जब जरूरत इंडिकेट हो जाए, जब आपको फिजिशियन कहे कि अब आपको दवा खाना है तो आपको खाना चाहिए और उसको वक्त पे लेना चाहिए। एंड ताहयात वाली जो बात है दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज अगर आप सिग्निफिकेंट वेट ड्रॉप कर लेते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल, फिश खाते हैं, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जो है अपना पत्ते वाली सब्जी सलाद खाते हैं, तो ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है, फिर आपकी दवा भी कम हो सकती है। ओके ग्रेट, एक कॉल है, कॉल पे ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी मोहम्मद तारिक। वालेकुम अस्सलाम जी। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये आजकल जो कोविड वैक्सीनेशन हो रही है, क्या इसमें कि जो हाई बीपी वाले हैं वो ये वैक्सीनेशन करा सकते हैं या कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है डॉक्टर साहब, इसका लाइव जवाब देते हैं, आप सुनते रहिए। थैंक यू जी। जी बिल्कुल आप करा सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि अगर सीवियर हाइपरटेंशन है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर अगर 180 से ऊपर गया हुआ है, तो उस वक्त वैक्सीन का अगर कोई रिएक्शन होता है तो सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप दवा पे हैं तो आपको वापस भेज दिया जाता है कि आप अपने मौलज से बात करें, ब्लड प्रेशर थोड़ा बेहतर कंट्रोल हो जाए तो फिर देखिए वैक्सीन जो है वो अमल कोई इमरजेंसी वाला नहीं है, उसमें आप अपना आराम से करवा सकते हैं। सो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंजेस में होना चाहिए, सीवियरली रेज ना हो, उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वो सिर्फ ये कि अगर खुदा ना खास्ता कोई रेयर कॉम्प्लिकेशन उस वक्त हो जाती है तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल आसान हो जाए। अदरवाइज ये कि 180 से अगर ब्लड प्रेशर 250 पे हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ आप कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मैं चाहूँगी कि जो मरीज़ बहुत ही लापरवाह हैं, कभी दवाई खाते हैं कभी नहीं खाते और ना ही अपने मोटापे का ख्याल रखते हैं, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? एक कॉल भी ले लेते हैं, फिर इसका आप जवाब दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम, जुबैदा अदीब, नॉर्थ नाज़िमाबाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया है कि बच्चे 7 साल की उम्र से लेके 13-14 साल तक मुसलसल लैपटॉप और उनका जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स उन पे बैठे होते हैं, बाहर से खाना मंगवाते हैं और गोल मटोल हो रहे हैं, माँ बाप खुश हो रहे हैं। लेकिन इनमें मैंने देखा है कि टाइप 1 डायबिटीज है बच्चों में, जो इनको तालीम में बड़ा हिंडर कर रही है। बल्कि जानने वालों में ये भी देखा गया है कि बच्चों की तालीम जो है वो खत्म हो रही है। 1-2 क्लास पढ़ी, बच्चे बेहोश होके गिर जाते हैं क्लास में, तो उनको तो घर में वो अपने बेसिक ले रहे हैं। तो बताइए, ये टाइप 2 तो चलिए एडल्ट्स में है, वो कंट्रोल कर लेते हैं, बच्चों का क्या किया जाए? ज्यादातर तमाम बच्चों में मैंने देखा है गोल मटोल है और देखने में माँ बाप को अच्छे लग रहे हैं, बट दे हैव टाइप 1 डायबिटीज। प्लीज मुझे टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बताइए, किस तरह बच्चों को रोका जाए? थैंक यू। अच्छा, टाइप 1 जो है, देखिए टाइप 2 जो है वो वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ आती है, ओवर टाइम आ जाती है। टाइप 1 ऑन दी अदर हैंड जो है वो मोर ऑटो इम्यून है, उसको रोकना जो है रिलेटिवली हमारे बस में नहीं है। आप वजन जो गेन हो रहा है बच्चों में वो टाइप 2 की तरफ जो है ज्यादा लेके जा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। तो आपकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सही है। देखिए, लेकिन मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि लैपटॉप भी इम्पॉर्टेंट है, और जो यही बच्चे जो हैं अपने जहन का बड़ा तेज इस्तेमाल कर लेते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स बना देते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम कर लेते हैं, तो हमें वो भी एक चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए। लेकिन बैलेंस डेफिनेटली ज़रूरी है, हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अब फिजिकल एक्टिविटी ये पेरेंट्स का काम है, स्कूल्स का काम है कि स्कूल्स में ये मैंडेटरी एक्टिविटी होनी चाहिए। वो जो पीटी पीरियड हुआ करता था हमारे ज़माने में, बाहर निकाल के सर्दी में लैप्स लगाने पड़ते थे, वो मेरे ख्याल से इनकरेज करना चाहिए। फिजिकल स्पोर्ट्स में इनकरेजमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चों में जो गोल मटोल ये पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन वही फिर वबाले जान बन जाता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फास्ट फूड भी मैं नहीं कहूँगा कि बुरी चीज़ इस सेंस में है कि अगर कभी कभार खाया जाए, लेकिन अगर आप रोज़ाना टेक अवेज मंगवा रहे हैं तो वो हेल्दी नहीं है। बिल्कुल, वीकेंड्स पे ही पार्टी होनी चाहिए। पार्टी जब पार्टी हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि एवरी डे खाने वाला भी उसे पता चल जाता है फॉरन वेट गेन हो रहा होता है और चीजें। बिल्कुल, आप ठीक है डॉक्टर साहब। हम कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे थे जी जी, कि बीपी से क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जितनी भी शरियाने हैं, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आपका दिल जो है वो आपकी बंद मुट्ठी के बराबर है, और उसकी जो शरियाने, जो आर्टरीज उसको सपोर्ट करती हैं हार्ट को, वो तकरीबन 3 मिलीमीटर की होती हैं ऑन एन एवरेज। 3 मिलीमीटर आप जरा फुट रूलर पे देखें कितना होता है।
और हार्ट को तकरीबन अगर आप 63 साल जिंदा रहते हैं तो तकरीबन 2.4 बिलियन टाइम्स जो है उसको बीट करना पड़ता है। 2.4 बिलियन टाइम्स आप कैलकुलेट भी करेंगे तो परेशान होंगे, बहुत जीरोज हैं। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इन छोटी छोटी शरीयानों के ऊपर जोर पड़ना शुरू हो जाता है, और जब जोर पड़ता है तो इनकी दीवारें जो है वो खुरदरापन उनमें आ जाता है या प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है, और वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, पहले सीमेंट के तौर पे एज अ प्रोटेक्टिव वो, और उसके बाद फिर वो खराब हो जाता है, उसमें खून जम सकता है, खून जमेगा, आर्टरी बंद हो जाएगी, आर्टरी के जो आगे का एरिया उसको खुराक नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और वो डेथ हो जाती है, जिसे नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज कहते हैं। दिमाग में हो जाए तो स्ट्रोक होता है, हार्ट में हो जाए तो हार्ट अटैक होता है, किडनी में हो जाए तो रीनल फेलियर होता है, जिसके बाद आपको मशीनी तरीके से पेशाब आपका बनता है, यानी कि खून साफ करना पड़ता है, लिवर डैमेज हो सकता है, आपके पंजों की जो ये शरियाने हैं वो खराब हो सकती हैं, गैंग्रीन हो सकती है। तो मतलब कि जिस्म के हर हिस्से के ऊपर, वो आंखों में आपका जो पर्दा है उसके ऊपर जो है ये प्लाक फॉर्मेशन हो सकती है, आपकी विजन जा सकती है की वजह से इतनी जी बिल्कुल, सारी बीमारियां हो सकती हैं। एक कॉलर, अब सब एक कॉल भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम हयात है, मेरी उम्र तकरीबन 50 साल है। ठीक। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया, लेकिन उसके बाद मैं स्मोकिंग करता था सिगरेट, अब मैंने वो छोड़ दी। लेकिन अभी मेरे को सोने से पहले 1 सेकंड का जिस्म में झटका लगता है, ये कौन सी बीमारी है? उसके बाद अगर मैं दीवार या किसी को फेंक दूँ तो मुँह से जहरीला पानी भी आता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही कौन सी बीमारी है, और 1 सेकंड का झटका पाँव से लेकर सर तक लगता है। डॉक्टर साहब से पूछ में जी ओके ओके जी। हाँ देखिए, झटका सोते वक्त तो हम वो तो होता है, जिस तरह से मस्कुलर जर्क्स होते हैं वो हर एक को लग सकते हैं जब दिमाग जब शट डाउन हो रहा होता है। अगर तो आप होश में और आपको एक झटका लगा है तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। कभी कभार लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन मुझे आपकी बात से नहीं लगा मुझे कि आप बेहोश होते हैं। और जहरीला पानी मुंह में आना, इसको वाटर ब्रश कहते हैं, आमतौर पे मैदे के आर्जे जो है उनके थ्रू आता है। तो उसके लिए आप मैदे के स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, वो आपको कोर्स करा सकते हैं दवा का, ये चीज़ ठीक हो सकती है। नहीं होती तो फिर वो ट्यूब डाल के अंदर मुआयना करते हैं। तो इसका ब्लड प्रेशर से ताल्लुक नहीं है। और हाँ, 50 साल की उम्र तक अगर आपने ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका ना सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, बल्कि आपका अगर मोटापा है तो उसका भी वजन, आपका जो वेस्ट मेजरमेंट है वो होनी चाहिए, आपका फास्टिंग शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, और ये जो बेसिक टेस्ट डॉक्टर कराते हैं वो आपके एक दफ़ा होने चाहिए, और फिर उसको साल के साल फॉलो करना चाहिए आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है और यकीनन ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है, और हम समझते हैं कि हमने फास्टिंग करनी है, रोज़ा रखना है, और इसके बाद हमने जो पार्टी मतलब रोज़ा खोलना है उसमें हमने ऑयली चीज़ें खानी है, और जितना फ्राई आइटम इस वक्त जो हमने कभी सारा साल नहीं खाया वो इस एक महीने में खाना है। तो एक तो मैं ये इसका भी हम बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि जो स्पेशली हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं उनको एक कन्फ्यूजन है, वो समझते हैं कि अगर वो रोज़ा रखेंगे तो उनका बीपी और ज़्यादा हाई हो जाएगा, या उनको ज़ियाबतीज़ है तो और प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो क्या ऐसे मरीज़ों को बिफोर रमज़ान डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? क्या डाइट प्लान्स होने चाहिए? इस पर थोड़ा सा बताइए। आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और आई थिंक अगर आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर है, आप दवाएं ले रहे हैं, कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको फास्ट, जैसे आप किडनी स्टोन्स हैं, उसमें ये कि आपको अगर आप डिहाइड्रेट होंगे तो वो ख़राब हो जाता है, और अगर कोई एक्टिव किस्म की चीज़ नहीं चल रही तो आप बिल्कुल फास्टिंग कर सकते हैं। डॉक्टर को दिखाने का जो टाइम है वो कम से कम 4 हफ्ते से 2 हफ्ते रमज़ान से पहले, यानी कि अभी तक लोगों को दिखा देना चाहिए था। तो उसमें ये होता है कि अगर आप सारे ब्लड प्रेशर के मरीजों को ले लें दुनिया में, तो तकरीबन 60% ऐसे लोग हैं जिनको 2 दवाएं, और 30% ऐसे लोग हैं जिनको 3 दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें से जो गाइडलाइंस हमें बताती हैं, एक दवा ऐसी भी है जो पेशाब आवर होती है, जिसे हम डायूरेटिक कहते हैं। तो चूंकि रमज़ान में आप अब तो गर्मी भी है और पानी नहीं पीते, और अगर आप डायूरेटिक्स ले रहे हैं तो उससे थोड़ा सा असर हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो ये पहले डॉक्टर को दिखा लेना ज़रूरी है। वो आपकी डोज एडजस्ट कर देते हैं, समटाइम्स आपका डायूरेटिक वाला एलिमेंट निकाल लेते हैं, उसकी जगह कोई डोज को टॉप अप कर देते हैं, और फिर ईद के बाद आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो 4 से 2 हफ्ता पहले ये टाइम है जिसमें आपको दिखाना चाहिए अगर आपने फास्ट करना है। ठीक है। क्योंकि फास्टिंग करना तो मना नहीं है, लेकिन फास्ट अगर आप करेंगे और आपको कुछ गड़बड़ होने का चांस है तो वो फिर पकड़ा नहीं जाएगा, फिर वो उस वक्त नहीं, जिस वक्त आप फास्ट कर रहे होंगे उसके दौरान फिर ट्रीटमेंट में यही है कि आपको फास्टिंग छोड़नी पड़ेगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा, रिसर्च में साबित है कि रोज़ा रखने से कोलेस्ट्रॉल, बीपी, जी जी मोटापा थोड़ा कंट्रोल में भी आ जाता है। नहीं, ये आप आजकल तो लोग डाइट के बारे में बहुत करते हैं और कीटो डाइट बड़ी फेमस हुई है और बिल्कुल। इंटरमिटेंट फास्टिंग की हम लोग बातें जी, करते हैं। जी। तो ये तो अब हमारा रिलीजन हमें ये चीज़ बताता है कि जब आपने फास्टिंग की होती है तो आपकी फैट बर्न होना शुरू होती है। इट्स और सेम लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल ये एग्जैक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए और हम समझते हैं रोजे में हम फाके कर रहे होते हैं, फाके बिल्कुल नहीं कर रहे होते। आपने खाने की सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दी होती है। जो आप 3 वक्त में खा रहे होते हैं वो आप 2 वक्त में खा रहे होते हैं। और ये नहीं है कि आप पूरा टैंक पानी का खत्म कर दें, वो आपका फ्लश हो जाएगा, तो वो एक हद तक रहता है। तो इसलिए जो फास्ट लोग कर रहे होते हैं, खासतौर पे जो हाइपरटेंसिव होते हैं, उनको कहा जाता है कि जिस वक्त आप फास्ट ब्रेक कर लें उसके बाद सुबह तक सहर तक आप पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा। और समोसे और पकौड़े खाएं कि नहीं खाएं अभी बात करते हैं, लेकिन एक पहले कॉल, अच्छा कॉल डिस्कनेक्ट हुई। जी डॉक्टर साहब, समोसे पकौड़े खाएं जी कि जी नहीं खाएं? नहीं, बिल्कुल समोसे पकौड़े जो है शौक में कभी, जिस तरह वही मैं कह रहा हूँ, रमजान में भी कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जो फेस्टिवल के तौर पे। लेकिन हमारा चूंकि ये ट्रेडिशनल फूड है, लोग छोड़ते नहीं है। तो अगर आपने खा लिया है तो फिर आप अपनी कैलोरी काउंट करें और देखें कि आपका और चीज़, लेट्स से मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो जिस दिन हलवा पूरी खा लेते हैं फिर उस दिन सारे दिन कुछ नहीं खाते। तो वो सेक्रीफाइस है कि जिस दिन खा लिया वो उसका, वो हफ्ते में एक दिन अगर खा लिया तो वो दिन पूरा फिर खाने के बगैर गुजारा। आई थिंक ये बिल्कुल अच्छी बात है कि या तो आप उस दिन एक्सरसाइज ज्यादा कर लें और दूसरे मील को आप स्किप कर अगर लें, आपने या समोसा ले लिया तो जरूर, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम अपना फास्ट करते हैं ओपन, उसमें ये कि हम खजूर लेते हैं। खजूर बहुत कैलोरी डेंस, यानी कि ये एथलीट्स लेते हैं जिस वक्त एक्सरसाइज करते हैं तो खजूर खाते हैं। तो वो हम जब अगर हम मुट्ठी भर खजूर खा लेंगे और उसके साथ फिर समोसा भी ले लेंगे, फिर जलेबी भी आ जाएगी, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि ना रखा जाए। सही बात है। हमारे घर में तो कम से कम ये है कि हमारे दस्तरखान पे ये चीज़ जो बहुत लिमिटेड उस पे आती है। डायरेक्ट खाना खा लेना आई थिंक वो ज्यादा हेल्दी भी रहता है। हम डायरेक्ट खाना ही खाते हैं। बिल्कुल, और मैं भी डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। सामीन जितने लोग भी आप सुन रहे हैं, इस रमजान बगैर समोसे और पकौड़े के गुजार के देखें, डायरेक्ट खाना खाएं, लस्सी का ग्लास बनाएं, नमकीन लस्सी, और उस वक्त साथ में खाना खाएं, और आपको यकीन कीजिए जो आपको डिफरेंस फील होगा आप मुझे यकीनन मैसेज करके बताएंगे। हमारा डॉक्टर साहब एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। सामीन, आज आप हमें मैसेज करना चाहें तो हम मैसेज भी कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। कॉल करना चाहें तो 111-000-105 पर कॉल भी कर सकते हैं। हॉट एफएम 105 के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और लाइव देखिए भी, और अपना पैगाम भी भेज दीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. Welcome to JS Bank. मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? JS Gold Finance. 100 मिनट शुरू। Valuation done. Documentation भी साइन। हेड ऑफिस से अप्रूवल भी आ गया। लोन अप्रूव्ड। JS Gold Finance से बस 100 मिनट में गोल्ड की कीमत लगे और पैसे आपके हाथ में। मजीद मालूमात के लिए 111-654-321 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच विजिट करें। JS बैंक, क्योंकि बढ़ना है आगे। अंबर आपकी होस्ट, आपकी फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर आमिर हमीद खान मौजूद हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में और रमज़ान, इसमें हमें क्या खाना है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया। कॉल पहले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी वालेकुम अस्सलाम। से बात कर रहा हूँ सैफ अली। जी सैफ अली। बात ये है कि मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रेशर का मरीज हूँ, हल्का सा मैं डोज लेता रहता हूँ, मेरा कंट्रोल रहता है। ठीक है ना, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ज़ाहिर है आदमी कभी किसी काम में लगा हो तो भूल जाता है, उसकी वजह से जो है ना मेरे को बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा सबसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी मैंने ये डोज ली है तो मैंने वहाँ ये देखा है कि ऐसी थका पेल हो रही है, नो डॉक्टर
कंट्रोल कर रहा है, ना उनका हमला कोई कंट्रोल कर रहा है। और मेरे को डोज Vaccination लगाई है, details. ना कोई खाल को साफ किया है, ऐसे बस उठाया और सिरिंज लगा दी। ये आप लोग जो है ना थोड़ा सा आप गौर करें, उनको बोलते चाहिए आप लोग जो है ना कि आवाम आ रही है तो उनको जो है ना आप सही तरीके से डोज लगाएं बस। ठीक। बाकी मतलब कहाँ से लगवाई आपने? फुरंगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक। फुरंगी 5 नंबर। ओके ठीक है जी डॉक्टर साहब। एक तो इनका बीपी हाई मतलब नॉर्मल पेशेंट है बीपी के। इसका मैं ये सवाल भी ऐसे करना चाहती थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई बीपी की गोली खा रहे हैं तो ठीक चल रहा है, कभी कभी स्किप भी करते हैं दवाई, तो क्या मसला? कि कुछ इस टाइप के लोग होते हैं कि बिल्कुल छोड़ देते हैं, फिर 1 महीने बाद खाने लगते हैं, कभी एक डोज छोड़ दी दूसरे दिन खा ली, इससे भी क्या इनको देखिए मैं ये नुकसान? मैसेज नहीं देना चाहता, लेकिन इसमें एक बड़ी साइंटिफिक बात है, लोगों ने इसको स्टडी भी किया है कि अगर आप साल तक ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल है और आप छोड़ देंगे तो कुछ महीने तक उसका टेल इफेक्ट होता है, यानी कि वो जो आपने दवा ली होती है बॉडी ने एडजस्ट किया होता है, सही। वो आपके ब्लड प्रेशर नीचे रह जाते हैं। आप समझते सब चीज़ ठीक हो गई है, फिर तकरीबन 3-4 महीने के बाद दोबारा ब्लड प्रेशर ऊपर जाना शुरू होते हैं। ये साइंटिफिकली लोगों ने स्टडी किया है और बहुत से लोगों ने ये भी सोचा कि हम इंटरमिटेंट डोजिंग करें, कि मतलब कि साल दी फिर 3 महीने ऑफ कर दी फिर 6 महीने दी फिर, लेकिन अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है ये थेरेपी। एंड इसलिए रेकमेंड यही किया जाता है कि बॉडी को आप कंफ्यूज नहीं करें। मैं अगर आपको खाने में 1 रोटी आज दूं, कल 3 दूं, परसों 4 दूं, फिर 2 दिन फाके कराऊं, फिर 1, तो आपकी बॉडी जो है वो अच्छा महसूस नहीं करेगी, आपका मैदा ही बेचारा परेशान हो जाएगा। सो और ये दवाएं जो हैं ये काफ़ी इफेक्टिव दवाएं हैं, ये इमीडिएटली इफेक्ट करती हैं, तो इनका स्किप करना जो है ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपसे डोज मिस हो गई आप मतलब के डोज जिस वक्त याद आए उस वक्त आप ले सकते हैं। अच्छा, और अगर लेट्स से नहीं हुआ, अगली डोज का टाइम आ गया तो फिर आप अगली डोज ले लीजिए, वो पिछली वाली को फिर जाने दें। ठीक है। एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नाजिश बोल रही। जी नाजिश, क्या सवाल करना चाहेंगी? मुझे डायबिटीज है, क्या उसके साथ ब्लड प्रेशर हो सकता है? ठीक है डॉक्टर साहब, इसका जवाब देते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले हम समझते थे कि अलग अलग बीमारियां चल रही हैं, लेकिन जो स्टडीज हुई हैं उन्होंने अब हमें क्लियरली ये चीज़ बता दी है कि अगर लेट्स से मुझे ब्लड प्रेशर है तो मुझे डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर मुझे ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ है तो मेरा ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ये इकट्ठी बीमारियां एक दूसरे में हाथ डाल के चलती हैं। तो बिल्कुल अगर आपको शुगर है तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप अपना वज़न कंट्रोल करके रखिए, डाइट लीजिए जिसमें फ़िश का इंटेक और ये जो पत्तों वाली सब्ज़ी सलाद है वो ज़्यादा होना चाहिए, और 30 मिनट रोज़ाना वॉक करें। तो उससे ये है कि कम से कम आप अपने ब्लड प्रेशर को शायद 5 साल 6 साल आगे पुश कर सकें, कि अगर 40 की साल में की उम्र में होना है तो जाके 45-47 की साल में उम्र। अच्छा डॉक्टर साहब, फास्टिंग में रोज़ा रखने के साथ साथ हम एक्सरसाइज किस वक्त करें? बेहतरीन वक्त क्या हो सकता है? देखिए एक्सरसाइज किसी भी वक्त की जा सकती है। जनरली रिकमेंडेड ये होता है कि खाली पेट होना चाहिए, या तो बिल्कुल खाने से पहले या खाने के कुछ घंटे बाद, क्योंकि आधे घंटे में जो आपका स्टमक है वो एम्प्टी हो जाता है। और हम ये बात रियलाइज नहीं करते, जब हम खाना खाते हैं तो काफ़ी सारा ब्लड शंट हो जाता है आंतों की तरफ। तो उस वक्त आप एक्सरसाइज करेंगे तो पट्ठों को चाहिए होगा, तो दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, आंतों में जाऊं या पट्ठों में जाऊं, तो वो अच्छा टाइम नहीं होता। खास तौर पे अगर किसी को दिल का आर्जा है, हार्ट की डिजीज है, तो वो एम्प्टी स्टमक की उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रोजे से पहले कर लें या सुबह कर लें, या इवन बीच में कर लें, मिड डे में भी किया जा सकता है। पर ये कि आजकल गर्मी का मौसम है, तो आजकल तो हम वैसे ही नहीं बाहर जा रहे बिकॉज ऑफ कोविड, तो साइकिल लें, एक्सरसाइज घर एसी में साइकिल रखें और वॉक तो करने जा सकते हैं हम कोविड में। वेल डिपेंडिंग ऑन के क्या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की क्या है, कि अगर अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा जो है ना क्राउडिंग हो जाती है लोग। ट्रू, क्योंकि ये नहीं है कि हम सोशल डिस्टेंस अगर आप ट्रैक पे कर रहे हैं तो उस ट्रैक पे बार बार लोग गुजर रहे हैं और ये एयर में सस्टेन होता है फॉर ये। तो एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी वालेकुम सलाम। जी मैंने अभी जो साहब से पूछा था कि वो 1 सेकंड का झटका लगता है ना, मैंने सुना नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी वजन नहीं बढ़ा हुआ, मेरा तकरीबन 45 किलो वजन है और मैं तकरीबन 3-4 किलोमीटर रोजाना पैदल चलता हूँ, लेकिन वो 1 सेकंड का मुझे वो मैंने नहीं सुना, तो मेरे मोबाइल में
इसलिए मैं अच्छा डॉक्टर साहब दोबारा बता देते। हाँ, वो मैं यही कह रहा था कि ये जो 1 सेकंड का झटका होता है, ये मसल ट्विचिंग होती है, समटाइम्स हो जाती है जब हम खासतौर पे सोने के लिए लेटते हैं, तो उस वक्त या जब बिल्कुल हम नींद में जाने वाले होते हैं, उस वक्त भी ये चीज़ हो सकती है। कभी कभार बैठे हुए काम करते करते भी हमारा ये ब्रेन एक्टिविटी, दिमाग की एक्टिविटी होती है। अगर इसके साथ बेहोशी नहीं आ रही है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बार बार आना शुरू हो जाता है, इसकी शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपको जो दिमाग के डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनको दिखाने की ज़रूरत है। और अगर बेहोशी आती है तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की भी ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फेसबुक पे भी एक मैसेज है कि वेट कम करने के लिए मैं नींबू पानी का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं वजन कम करने के लिए, तो क्या ये कहीं ना कहीं दिल को अफेक्ट कर सकती हैं ये दवाइयाँ? देखिए, दिल को तो कोई भी चीज़ अफेक्ट कर सकती है। वेट लॉस जो है, ये हमने देखा है, चाहे आप डाइट से करें या आप दवा से करें या आप सर्जरी करा के करें, वेट लॉस का बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। बट ये है कि कुछ दवाओं का, जो वेट लॉस वाली दवाएं, उनके कुछ हार्मोनल इफेक्ट्स भी होते हैं बॉडी पे, वो आते हैं, दिल पे डायरेक्टली नहीं आते। लेकिन वेट लॉस अगर फिजियोलॉजिक वेट लॉस, यानी कि जो मुफीद वेट लॉस है, एक होता है खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए आपको, या कुछ थायराइड की डिजीज या टीबी हो जाए, उसमें जो वेट लॉस है, जो बहुत शदीद वेट लॉस रैपिड होता है, उससे उतना फायदा नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल इनका एक और है कि लोग खून पतला करने के लिए मेडिसिन खाते हैं और खुद डिसाइड कर लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, तो इस पे इसके बारे में बताइए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पुराने ज़मानों में हम एस्प्रिन लिया करते थे, अब डॉक्टर सख्ती से मना करते हैं कि खुद से मत स्टार्ट कर दें। एस्प्रिन हार्ट अटैक बचाने के लिए उसका रोल बहुत ही लिमिटेड है और वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। उसके लिए हम स्पेशल टेस्ट्स कराते हैं, फिर उसकी स्कोर एक होता है, वो कैलकुलेट करते हैं, और आपका अगले 10 साल में हार्ट अटैक होने का चांस अगर 20% से ज़्यादा हो तो हम एस्प्रिन या खून पतला करने की दवा, प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि इससे पहले कि हार्ट अटैक हो तो आप दें। हार्ट अटैक हो गया फिर तो आपने लेना ही है। तो लेकिन खुद से एज के बाद देखिए, एस्प्रिन जो है, जिसको हम समझते हैं मीठी गोली है, उसका 1.5% हर साल खून बह जाने का आंतों में या दिमाग में का रिस्क होता है। और ये क्यूमुलेटिव का मतलब है 1.5 आज है, अगले साल 1.5 ऐड हो जाएगा, उससे अगले साल और ऐड हो जाएगा। तो अगर आपने कहीं 20 साल एस्प्रिन ऐसी खा ली है तो आपने अपने आप को सब्जेक्ट किया है टू वेरी हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो ये चीज जो है हम रेकमेंड नहीं करते। सेल्फ मेडिकेशन तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, पूछ के करें। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेशली अगर मैं बात करूं ब्लड प्रेशर की, वो मरीज जो स्मोकिंग करते हैं, और कहा जाता है कि रमज़ान उनके लिए स्पेशली एक गोल्डन मौका है कि जिसमें वो कंट्रोल करके अपने दिल को मोर स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि वाकई ठीक है। वैसे तो स्मोकिंग ज़ाहिर है हर चीज़ का बहुत बड़ा मसला है ये। देखिए, स्मोकिंग जो है ज़्यादा जो है बिहेवियरल डिसऑर्डर है। लोग जो है वो, उनको आप कुछ भी कहते हैं, समझा भी दें, वो छोड़ने में को तैयार नहीं होती, क्योंकि इट्स अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। खाना भी बिहेवियरल डिसऑर्डर है, मुश्किल काम होता है करना। लेकिन डेफिनेटली आज आप स्मोकिंग छोड़ेंगे, आपको कल से बहुत, क्योंकि स्मोकिंग से 100 चीज़ें इफेक्ट होती हैं, डिजीजेस। थोड़ों को कुछ डिजीजेस को तो फौरन इफेक्ट शुरू हो जाता है, कुछ का थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन आई थिंक स्मोकिंग का बहुत ही अच्छा टाइम होता है रमज़ान में। जिसने रमज़ान में 30 दिन नहीं स्मोक किया तो वो तो ऑलरेडी क्लियर हो गया है, वो कंटेन कर सकता है इस चीज़ को, कंटिन्यू कर सकता है फर्दर इस चीज़ को। एक और कॉल है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अच्छा, बात कर रहा हूँ हैदराबाद जी अरशद साहब। हाँ, अच्छा, मुझे ये मालूम करना था, पहले हमारे घरों में ना, हमारे अपने घर की बात बता रहा हूँ, नमक आता था डरियाला ना, लाहौरी नमक, वो कोटा जाता था हवन दस्ते में और फिर इस्तेमाल किया जाता था। और इसी तरह गुड़ और शुगर, यानी जो मीठा होता था, वो इस्तेमाल होता था। तो यानी कि नमक और चीनी का ही मतलब है प्रॉब्लम, कोई शुगर और ब्लड प्रेशर? जी हाँ, नहीं, देखिए, हमें ये पता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है और आप दवाएं दे रहे हैं और आप साथ नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सवाल कि नमक जो है वो ब्लड प्रेशर स्टार्ट करता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। लेकिन हम नमक, ब्लड प्रेशर तो कम खाएं। जी, ब्लड प्रेशर हो तो आपको नमक को जो है, नमक रेकमेंड ये किया जाता है कि 1 लेवल टीस्पून जो चाय का चम्मच है पर हेड, यानी कि हर फर्द के लिए 24 घंटे के लिए जो लेवल
बिल्कुल चाय का चम्मच है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो नमक को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अगर आपको ब्लड प्रेशर है। हाँ, आपकी फैमिली में अगर आपको बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके वालिदैन में किसी को भी ब्लड प्रेशर होगा तो आपको होगा, ये बहुत स्ट्रांग एसोसिएशन है। तो फिर आप पहले ही अपने जो है नमक को चेक करें डाइट में, तो आपको फायदा होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कीटो डाइट की मैसेज भी आया हुआ है कि आपको पता है कि आजकल वजन कम करने के लिए कीटो डाइट बहुत इन है, और इसमें बहुत ऑयल का इंटेक, फैट्स का ज़्यादा होता है और प्रोटीन और बाकी बैलेंस में होता है। तो क्या इतना फैट इंटेक इट्स गुड फॉर योर हार्ट? ये एक सवाल है। एक कॉल का भी एक सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो, मैंने कॉल की थी ना। जी जी। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरा वेट 35 किलो है और एज 47 है, तो सही है या और कम होना चाहिए? 35 है, 35 किलो जी। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट 5.4। 5. हाँ, 5'4" के लिए तो 35 कम है थोड़ा सा। और इनको बीपी भी है ना, अभी इनकी कॉल भी आई थी, तो इसको आपको दिखाना चाहिए। अच्छा जी ओके, ठीक। तो इनको हाँ बिल्कुल, 35 किलोग्राम्स आपका अगर 5 फुट 4 इंच आपका कद है तो वो तो थोड़ा सा लोअर साइड के ऊपर है। वो भी देख तो आप डॉक्टर को दिखाइए, वो आपका BMI कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 18.5 से कम है तो शायद आपको खाना बेहतर तौर पे बताएंगे कि किस तरह से खाना है ताकि आपका वेट जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कीटो की बात करें। हाँ, कीटो देखिए, तमाम डाइट्स, हाई प्रोटीन डाइट, कीटो, नो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट बहुत सारी हैं। कीटो में डेफिनेटली फैट ज़्यादा ली जाती है। जो मोटापा आता है वो आता है इंसुलिन से। बॉडी में जब इंसुलिन बनती है तो इंसुलिन बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मोन है जो कि फैट बनाता है स्टोरेज के लिए, सर्वाइविंग हार्मोन है। तो इसको कीटो डाइट जो है वो जब हम लेंगे फैट, वो इंसुलिन नहीं निकलती है तो और आहिस्ता आहिस्ता फैट बर्न होना शुरू होती है। फैट इज अ बैड फ्यूल, शुगर इज अ वेरी गुड फ्यूल। तो उस फायदा तो है। तो वक्ती तौर पे जब आप ड्रॉप कर लेते हैं अपना वजन तो आपको वजन कम होने का बेनिफिट होना शुरू होता है, और उसके बाद आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट पे जाना चाहिए जिसमें आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड करें, प्रोटीन्स भी ऐड करें, एंड फैट का एलिमेंट उसमें वो होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि चूंकि ये शॉर्ट टर्म डाइट्स होती हैं, वेट लॉस एंड पॉइंट देखा गया स्टडीज के बीच में, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के मतलब कि मैं कीटो 6 महीने करता हूं तो 20 साल बाद मुझे क्या होता है, इसका डेटा भी हमारे पास नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में इट्स अ गुड वेट लॉस डाइट, बिल्कुल वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी डाइट है। और लेकिन इसके बाद आपकी मेंटेनेंस थोड़ी सी होती है, आप दोबारा नहीं जा सकते अपने नॉर्मल वाले बिकॉज फिर चढ़ जाएगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आप कार्ब्स को मेंटेन करें नॉर्मल, कार्बोहाइड्रेट्स में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें चीनी, चावल, मैदा, आटा, आलू, दूध ये आ जाता है, ये नहीं खाएं। लेकिन आप सब्जी, सलाद खाएं जी, और ना कम मीठा वाला फल कम और ज्यादा और ज्यादा मीठा वाला फल कम खाएं। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें स्ट्रेस की, बात तो हमने की, स्लीपिंग पिल्स, बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं, लेकिन एक टाइम चेक है वहाँ से इशारा आ चुका है, तो जल्दी से एक टाइम चेक लेते हैं, फिर इसके बाद वापस बात करते हैं। 10:45 a.m. This time check is brought to you by. So visit your nearest Gul Ahmad and Ideas store now, or shop online at gulahmadshop.com. अंबर आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, हम अपने शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करने के लिए बुलाते हैं। हमारे स्टूडियो में आज डॉक्टर आमिर हमीद खान मौजूद हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में और रमज़ान के बारे में। अपना आने वाला रमज़ान कितना आप अच्छा बना सकते हैं अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ एक अच्छा खाना पीना खाइए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कितना समोसा खाना है और कितनी पकौड़े नहीं खाने हैं, और खाना डायरेक्ट खाना है तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। डॉक्टर साहब, स्लीपिंग पिल्स की बात करी थी, बहुत सारे लोगों को रात को नींद नहीं आती, स्ट्रेस की वजह से भी वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। क्या कहीं ना कहीं ये भी एक ब्लड प्रेशर का सबब बनता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर 2 किस्म के होते हैं ना। एक वो होता है जो कि बॉडी ने ऊपर सेट कर लिया है, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो बुरा है। एक होता है रिएक्शनरी ब्लड प्रेशर, आपको गुस्सा आ गया, आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं एग्जाम से पहले, तो
वहाँ दिमाग को ब्लड चाहिए होता है, तो बॉडी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को ऊपर कर लेती है वक्ती तौर पे, तो वो बुरा नहीं है। हाँ, अगर आप रात को नींद आपकी पूरी नहीं हो रही, आपकी ड्यूटीज ऐसी हैं जिसमें रात को आपको सडनली उठना पड़ता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर ऊपर चले जाते हैं। उसको आपको बस देखना पड़ता है कि आप उसको कितना बेहतर हैंडल कर सकते हैं, बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। स्लीपिंग पिल्स, जहां तक मैं कहूँ, अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं तो प्लीज मत लीजिए, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स आपको सुलाती नहीं, बेहोश करती हैं, एंड वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए अनलेस साइकाइट्रिस्ट आपको रेकमेंड करे कि वो किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही नींद पूरी करने के लिए आप नहीं लें। नींद एक फितरी अमल है, अगर आप लेटेंगे खुद आती है। बिल्कुल, आपको मिसाल में देता हूँ, लोग सूली पे भी सो जाया करते थे। हाँ बिल्कुल, बिकॉज अगर देखिए 11 कहते हैं 11 दिन तक अगर आपको सोने ना दिया जाए तो मौत वाक़या हो सकती है। खाना आप 4 हफ्ते भी मिस कर जाएं तो बचने का चांस है। तो नींद ऐसा फितरी अमल है कि नहीं सोएंगे तीसरी रात खुद नींद आ जाएगी। जी बिल्कुल, लोग गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि जी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो मेरा बीपी तब भी हाई हो सकता है या हाई बीपी में ही गुस्सा आता है? नहीं, ये अगेन बहुत अच्छा सवाल है। मुझे अक्सर लोग आके कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है इसलिए मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा अगेन पे एक बिहेवियरल थिंग है, चीज है, वो उसमें गुस्सा आता है, आपकी शख्सियत का हिस्सा है। अगर आपको आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं समझ रहे तो गुस्सा आ सकता है, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर का ताल्लुक नहीं। हाँ, जब गुस्सा आएगा, ब्लड प्रेशर, देखिए जिस्म तफरीक नहीं करता कि ये जो आप चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, वो आपको ब्लड प्रेशर को ऊपर कर देगा आपको हेल्प करने के लिए। तो गुस्से में ब्लड प्रेशर ऊपर जाए तो वो आपको बचा रहा है। अगर लेट्स से आपको गुस्सा आए और ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाए, आप बेहोश हो जाएंगे, व्हिच विल बी एम्बैरेसिंग। और गुस्सा करना तो वैसे इस्लाम में भी मना किया है, और अपने गुस्से को जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना अच्छा है। अच्छा, एक और फेसबुक के ऊपर एक सवाल है, आफ्ताब मलिक ने कहा है कि एक सेहतमंद दिल रखने के लिए कोई डॉक्टर साहब एक बेसिक टिप ऐसी दीजिए कि हमारा दिल हमेशा सेहतमंद रहे। वैसे तो आपने बताया, एक दफा फिर बता दीजिए। बेसिक टिप ये है कि मेक श्योर कि आपके जो बच्चे हैं वो वेट गेन नहीं करें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद तो फिर टिप्स आते रहते हैं। अगर आपके घर में आपके वालिदैन में से किसी को या दोनों को ब्लड प्रेशर था, आपको होगा तो उसको फैमिली हिस्ट्री से भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, मतलब कि होगा आपको हर हाल में। बिल्कुल, तो उसको आपने आगे करने के लिए आप कोशिश करेंगे शुरू से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लें, वजन नहीं गेन होने दें, एक्सरसाइज करें, फिश का इंटेक बहुत ज्यादा कर दें। 5 दिन अगर आप हफ्ते में 5 दफा अगर आप फिश खा लेते हैं, और आप जिसे डॉक्टर साहब बहुत महंगी है, हम देखिए मसला ये है कि बिरयानी हम हर किस्म की खा लेते हैं, सिंधी, हैदराबादी, जहाँ की भी होगी, लेकिन फिश ये कोस्टल टाउन है। मैं कनाडा में, मुझे इत्तफाक हुआ रहने का, हम अटलांटिक कनाडा के कोस्टल टाउन में रहते थे, वहाँ फेस्टिवल्स होते थे सी फूड के, हमारे यहाँ तो नहीं होता, जबकि होना चाहिए। कराची में से तो मछली मिलती है, और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ मछली बहुत अच्छी मिलती है। ये मुझे कैनेडियंस ने बताया कि पाकिस्तान का जो वाटर्स है उसमें मछली सबसे अच्छी होती है, पर वो एक्सपोर्ट हो जाती है। एक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, मेरे सर में दर्द है, ठीक है, तो मैं पैनाडोल खा लेती हूँ, और अगर मैंने कभी बीपी की गोली नहीं खाई, मैं ठीक हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जिनके सर में बहुत शदीद दर्द होता है लेकिन वो बीपी नहीं चेक करते। क्या वाकई सर का दर्द कहीं ना कहीं बीपी की वजह हो सकती है? अब वाहिद जो कंडीशन है जिसके बीच में सर में दर्द हो सकता है ब्लड प्रेशर के साथ, अगर आपकी नस फट जाए, अगर वो फट जाएगी तो आपको फालिज हो जाएगा। बाकी तमाम जो सर के दर्द हैं वो आपको माइग्रेन हो सकता है, क्लस्टर हेडेक्स हो सकते हैं, टेंशन हेडेक्स होता है, सर का दर्द है, आप पैनाडोल लेंगे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आप उसमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो नॉर्मल इंसान का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है। पेन में ब्लड प्रेशर प्रोटेक्टिव तौर पे बढ़ जाता है आपको बचाने के लिए, सही, तो वो उस वक्त नहीं चेक करना, और अगर आपने चेक कर भी लिया तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं गुलशन अली से बात कर रहा हूँ जी, रूम मेरा नाम है जी जी। आपसे 2 सवाल हैं, प्लीज उसके जवाब दें। जी प्लीज। मसला ये है कि एक तो ये कि किस उम्र के हद का जो किस ब्लड प्रेशर की जो हद है वो किस उम्र में क्या होनी चाहिए नॉर्मल, और दूसरी बात ये जो आरओ से हम पानी लेते हैं गलियों में, जो आरओ बने हुए हैं, आरओ प्लांट्स, जी जी बिल्कुल, क्या इनका पानी जो है हमें बॉयल करना चाहिए या वैसे ही पी लेना चाहिए? ठीक है डॉक्टर साहब बताते हैं। जी, पहला सवाल तो बहुत ही अच्छा है जी। हम 140/90 कहते हैं कि क्लिनिक का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है। अब हमने उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया, हम कहते हैं कि 130/80 का जो है वो लिमिट ज़्यादा बेहतर है। एज के हिसाब से 80 साल से ऊपर
देखा गया है कि 150 और 90 से नीचे ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। वो 140 और 90 वाली जो कट ऑफ है वो नहीं है इसके लिए, लेकिन वो 80 साल से ऊपर लोग जो हैं तो उसके लिए ये कट ऑफ है। अगर आप घर में ब्लड प्रेशर लेते हैं तो उसका कट ऑफ 135/85 है। तो ये तो एज का सिर्फ कट ऑफ आपका 80 से ऊपर आता है, उससे नीचे नहीं आता। और अगर आप 140/90 से नीचे ठीक है, लेकिन अगर आप 130/80 से आपके मॉलेज नीचे रख सकते हैं आपका ब्लड प्रेशर, तो वो और भी ज्यादा बेहतर है। सही, एक और कॉल है और आरओ वाला वो बता देंगे। एक कॉल पहले मैं ले लूं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो, लाड़काना से ज़ुहैब बात कर रहा हूँ। जी लाड़काना से ज़ुहैब बात करें, क्या सवाल करना चाहेंगे ज़ुहैब? डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहिए कि मेरी जो तबीयत है वो तेज माना थोड़ा सा गुस्सा आता है, बहुत तेज तक हो जाती है। बस गुस्से में पता ही नहीं चलता था मैं क्या बोल रहा हूँ, बस बहुत ज्यादा गुस्सा है। ठीक है, ओके ओके, ये वही बात हमने की थी उससे वाली। हाँ, गुस्सा अगेन फिर ये गुस्से से ब्लड प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर का आर्जा है और आपको गुस्सा आता है और आप कंट्रोल नहीं है तो उसमें बहुत ज्यादा हद तक बढ़ सकता है और उस वक्त आपको हार्ट अटैक या फालिज टाइप चीज हो सकती है। तो गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और गुस्सा अगर ऐसा आ रहा है जो आप काबू नहीं कर सकते तो अपना साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, तो वो आपसे इंटरव्यू करके आपको मुफीद मशवरा दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आरओ प्लांट के बारे में आप उसमें यह है कि फिल्टर्ड पानी काफी अच्छा होता है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन अब आप ये देखिए कि समटाइम्स हम लोग मेंटेन नहीं करते, तो पानी तो फिल्टर हो रहा होता है, लेकिन जहाँ से वो निकल रहा होता है वहाँ इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वो वाली चीजें होती हैं। तो अगर आप समझते हैं कि बहुत अच्छा प्लांट है तो ठीक है, और अगर आप समझते हैं कि नहीं उसमें कंटेमिनेशन का या आलूदगी का मसला है तो फिर आप उसको बॉयल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फेसबुक का सवाल भी है, पहले एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हबीबुर रहमान बात कर रहा हूँ। जी हबीबुर रहमान, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 62-63 साल है। ठीक है, अंदाजा मतलब 60 और 65 के दरमियान है। और मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा जो है वो 100 और 140, 150 के, एक तो ऊपर वाला 150, 140 के दरमियान रहता है, 160, 140 के दरमियान, और नीचे वाला जो है ना वो 90 और 100 के दरमियान रहता है। ठीक है। पहले मैं ब्लड प्रेशर की गोली कैप्रियल 12.5 इंची एक खाता था, अभी मतलब 2-3-4 साल से 2 करती, एक सुबह खाता हूँ, एक शाम को खाता हूँ। फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो तकरीबन 90 से ऊपर और उधर 150 के करीब होते हैं ऊपर वाला। ठीक है। तो रमजान आ रहे हैं, मैं बच्चों को कुरान पढ़ाता हूँ मदरसे में, तो मैं क्या तदाबीर इख्तियार करूँ कि रमजान में मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे और मैं भी ठीक रहूँ, ताकि नमाज इबादत कर सकूँ। ठीक है। आपका मसला ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अनकंट्रोल्ड है, यानी कि उसको और मजीद दवा की जरूरत, आप सिर्फ एक दवा ले रहे हैं। तो जो आजकल की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से शुरू में ही दरमियाने दर्जे की 2 डोजेज इस्तेमाल होने चाहिए, ताकि अगर आप एक ही दवा ले रहे हैं तो उसका एक्शन जो है बॉडी थोड़ा रेजिस्ट करती है कुछ अरसे के बाद। तो आप अपने मॉलेज को दिखाइए, वो कैप्रिल के साथ आपको एक और दवा ऐड कर देंगे, और हो सकता है चूंकि रमजान आ रहा है तो वो आपको रात के वक्त ऐड कर दें उसमें, तो वो आपका कंट्रोल कर लेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फेसबुक पे एक सवाल है, आमिर भट्ट है, उनका कहना है कि डॉक्टर साहब ये पूछना मैं चाहता हूँ कि अगर किसी का हाफ साइड लो ब्लड प्रेशर रहता है और हाफ साइड हाई ब्लड प्रेशर रहता है, इससे क्या होता है और क्या रीजन? हाँ, सो देखिए, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर दोनों बाजुओं में 10 मिलीमीटर मर्करी से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। तो आपका जो भी डोमिनेंट हैंड है उसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा जैसे 20-30 मिलीमीटर मर्करी जो है आपका बढ़ा हुआ आ रहा है ब्लड प्रेशर, तो इसका मतलब आपकी जो ऊपर की शरियाने हैं जो कि आपके बाजू को सप्लाई करती हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं तंगी है। तो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए जो हायर ब्लड प्रेशर है, जिस भी बाजू में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको ट्रीट होना है, ना कि आप कम वाले ब्लड प्रेशर को ट्रीट कहें कि जी बिल्कुल सब चीज नॉर्मल है। हायर ब्लड प्रेशर जो है उसको आपने ट्रीट करना है। तो इसीलिए पहली दफा जब भी ब्लड प्रेशर चेक किसी का हो, दोनों बाजुओं में होना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि ये कोई फर्क तो नहीं है दोनों में। बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं सैयद बदर रसूल बात कर रहा हूँ नॉर्थ इस्लामाबाद से। जी। मैं
मैम मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरी उम्र है 58 के करीब मेरा, और मेरी ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा से यानी कि 52 और 65 मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मतलब ये कि 58 और 68 ही रहा है, क्योंकि 120 बहुत ही कम होता है ना, 120/70 भी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है। 150 आपका रह रहा है या 50 रह रहा है? मतलब जो है इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर लो जो होता है वो 55 होता है। हाँ। और उसके बाद जो है 65 होता है हमारा। ठीक है। 65। ओके, ये हमारा ठीक। ओके, शुरू से कह रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो मसला है वो आप ये फील करते हैं कि आपका नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा सा लो रह रहा है। तो देखिए, नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो उम्र बढ़ती है वो नीचे जाता रहता है और ऊपर वाला जो है वो ऊपर जाता रहता है, और ये चीज जो है इसको देखा जाता है। तो नीचे वाले को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपकी इसमें हम कुछ और चीजें भी देखते हैं जो यहाँ बताना थोड़ा सा मुश्किल होंगी। अगर वो चीजें सही चल रही हैं तो ब्लड प्रेशर का कोई मसला नहीं है, तो आपका लोअर ब्लड प्रेशर ठीक है, आप तसल्ली रखिए जी। अच्छा खाइए पिए और सही रहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। कॉल्स और भी बहुत सारी आ रही हैं, मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं, और हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और थैंक यू सो मच, आप मेरे शो में आए। कैसा लगा आपको शो पे आके? और आखिर में हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ रेडियो की अफादियत पे भी कुछ बात कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल। रेडियो अक्सर लोग सुनते हैं, मुझे प्रोग्राम्स के बाद जो है फीडबैक मिलता है, मेरे अपने जो रेगुलर पेशेंट्स हैं वो भी सुन रहे होते हैं, एंड वो कहते हैं कि ये बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन की। तो सवाल जो आप कर रही थी, जो लोगों ने सवाल किए, आई थिंक उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर मैं खड़े होकर लेक्चर भी देना शुरू करूँ तो ये सारी चीज़ें शायद कवर ना हो। सवाल जो है वो पिन पॉइंट कर देती हैं रिलेटिव जो इश्यूज होते हैं। तो नहीं, रेडियो बहुत अच्छा है, मैं सुबह सुनता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कॉल्स और भी बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन वक्त की कमी है। इंशाल्लाह फिर आने वाले हफ्तों में हम कुछ और भी इसी तरह बीपी के ऊपर, यकीनन ये कॉमन मसला है, सब लोग इस पे बात करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन हमेशा लोगों को रहती है, कितना बीपी रहना चाहिए उम्र में, हमारा ये सही है नहीं है, सब लोग परेशान इस पर रहते हैं। कॉमन सी चीज़ है जो आप हर दिन, यकीनन आप तो डॉक्टर हैं और अब दिन रात के ही सवाल सुनते होंगे। थैंक यू सो मच सामीन, आपने हमारा ये शो सुना, लेकिन आपने अभी हमारे साथ ही रहना है। अगले घंटे में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। मार्टिन डॉ फार्मास्यूटिकल्स के डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, और एक छोटा सा ख़बरों का वक्फा भी है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, रमज़ान आने वाला है, और वैसे ही खाइए जैसे हम आम नॉर्मल दिनों में खाते पीते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज कीजिए। अपने आप को ओवर बर्डन ना कीजिए समोसे और पकौड़े खा खा कर। कभी कभी खा लीजिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि पार्टी वीकेंड पे ही अच्छी लगती है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। बहुत सारे प्रोग्राम